नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय गुप्तवंश लेके आ चुका हूं। देखिए इससे पहले हमने मौर्यतर काल को बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो आज हम गुप्तवंश के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बात करें गुप्तवंश की तो गुप्तवंश के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन सबसे जो सटीक स्रोत है वो हम विदेशी यात्रियों के विवरण का इसमें सहारा लेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए जो गुप्त वंश के बारे में हमें बताता है तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण और कालिदास की रचनाएं। तो याद रखना है मत्स्य पुराण और कालिदास की रचनाएं और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, ये जो है हमें किसके बारे में बताता है, तो ये साहित्यिक स्रोत है जो हमें गुप्त वंश की जानकारी देता है। अच्छा, अगर बात की जाए बौद्ध ग्रंथ, अगर बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ है एक आर्य मंजूश्री। आर्य मंजूश्री गुप्त वंश के बारे में बताता है। आपका मूल कल्प भी एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो कि गुप्त वंश की जानकारी देता है, और बस बंधु चरित ये भी जानकारी देता है गुप्त वंश की। उसी प्रकार आपका विदेशी विवरण की बात करें तो फायान हो गया, हुएनसांग हो गया और अलबरूनी हो गया, ये हमें जानकारी देता है किसकी, गुप्त वंश की। अगर ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत होते थे। इससे पहले हमने कुषाण वंश को बहुत डिटेल से पढ़ लिया है, तो उसको उस वीडियो को आप जरूर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ऐसा माना जाता था कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कि जो ये गुप्त वंश थे इसके जो संस्थापक थे वो कुषाण शासकों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार कि ये मानना था कि वैश्य थे और गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। तो यहाँ पे दो मत है, एक ने बोला, कुछ इतिहासकारों ने बोला कि कुषाण शासकों के सामंत थे, और कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि ये क्या थे, ये वैश्य थे और ये गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त था। इसके बाद हम बहुत ही डिटेल से गुप्त वंश को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसीलिए आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, वो रिकॉर्डेड क्लासेस जिसको आप कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। पिछली आज तक जितनी भी क्लासेज हुई है वो क्लासेज आपको हमारे बैच में फ्री मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर 7876145409, देखिए मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए ये बैच जो है वो बहुत बेहतर रहने वाला है। 5 टीचर आपको इस बैच में पढ़ा रहे हैं और मात्र 499 रुपये माह में आप इस बैच में हमारे इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर 600 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी इस बैच का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, बात करते हैं श्रीगुप्त के बारे में। ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो याद रखना है श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता था। सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि इसने गुप्तवंश की स्थापना कब की थी। तो गुप्तवंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, इसका जो शासन काल था उसने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक जो है वो गुप्त वंश पे शासन किया था। और बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि गुप्त वंश के उस राजा का क्या नाम है जिसके द्वारा महाराजा की उपाधि जो है वो धारण की गई। तो महाराजा की जो उपाधि धारण की गई थी वो श्रीगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो श्रीगुप्त, सीधा क्वेश्चन आएगा, गुप्त वंश का वो राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण की, तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के वो राजा जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, तो बोलेंगे कौन थे, श्रीगुप्त थे। देखो श्री आगे लगाना है, गुप्त तो नाम भी है गुप्त वंश का, तो गुप्त के आगे श्री लगाओगे तो उसका संस्थापक आपको मिल जाएगा श्रीगुप्त। तो इस प्रकार भी चीज़ों को आपने याद रखना है। अच्छा, इसके आगे अब क्या होता है कि श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच क्या बनता है, आपका उत्तराधिकारी बनता है गुप्त वंश का, और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले महाराजा की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने, तत्पश्चात की थी घटोत्कच ने। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त प्रथम की तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। इसने बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और कमीशन में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये गुप्त वंश के पहले महत्वपूर्ण शासक थे और इनके द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है जिस उपाधि का नाम था महाराजा धीराज। देखो महाराजा की उपाधि तो आपकी श्रीगुप्त ने
ने भी धारण की और उसके पुत्र घटोत्कच ने भी धारण की। लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसके द्वारा महाराजा धीराज की जो उपाधि है उसको धारण किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो गुप्त वंश के वो राजा जिसने जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। अच्छा, सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इनका जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी होती थी, इनका नाम था कुमार देवी। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किससे इन्होंने शादी की थी, तो इनकी जो शादी है वो कुमार देवी से हुई थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। सीधा क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा दोस्तों कि गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो क्या बोलेंगे कि गुप्त संवत की जो शुरुआत की गई थी वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही प्रथम ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था, और इन्होंने ही लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था, विवाह किया था। और 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत की भी क्या की थी, शुरुआत की थी। एक एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक से एक चीजें मैं आपको आज बढ़ाने वाला हूं। इसके बाद हम गुप्त वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा समुद्रगुप्त के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त जो है वो शासनकाल में बैठता है। और समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। अगर बात की जाए समुद्रगुप्त की, तो ये कुमार देवी जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी उनके पुत्र थे। तो कुमार देवी इनकी माँ का नाम था, और अतः अपने आप को ये लिच्छवी दोहित्र भी कहता था। देखिए, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, इसीलिए लिच्छवी दोहित्र गुप्त वंश के किस राजा को अपने आप को कहा जाता था, तो क्या बोलेंगे, समुद्रगुप्त को अपने आप को कहते थे। और क्लासेस में जब आप हमारे आएंगे तो यहाँ से भी डिटेल स्टडी मात्र 500 रुपये में 5 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। पैसा कमाना कोई भी बड़ा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाके हजारों रुपए नहीं दे सकते, उनके लिए मात्र 500 रुपये में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस लेके आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जहाँ पर 650 से ज़्यादा लोग हमारे साथ एनरोल कर चुके हैं, तो अगर आप भी हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए, अगर बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त की जो आक्रामक नीतियाँ हैं उसके विस्तारवादी थी। देखिए, इसकी जो नीतियाँ हैं वो आक्रामक थी और विस्तारवादी थी, मतलब अपने साम्राज्य का ये बहुत ज़्यादा विस्तार करता था। इसने क्या किया, आर्यवर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के, देखिए उत्तर भारत के 9 राज्यों को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जीता इसने 9 राज्यों को, और दक्षिण भारत के कितने राज्यों को, 12 राज्यों को पराजित कर दिया। और इन्हीं विजयों के कारण इसको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ गया हूँ, भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा, वी.ए. स्मिथ। ये नाम आपको याद रखना है कि वी.ए. स्मिथ के द्वारा जो है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा, तो भारत का जो नेपोलियन है इसको वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, यहाँ से हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी बेहतर तरीके से बातें आप याद रखोगे उतनी बेहतरीन तरीके से आपको बातें याद होने लगेगी। देखिए, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी चीज़ें आपकी इस विषय से, इस टॉपिक से क्लियर होने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था। तो अगर बात की जाए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की, तो इसके दरबारी कवि का जो नाम था वो था हरिसेन। क्या नाम था, हरिसेन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिसेन कौन थे, तो दरबारी कवि थे। इन्होंने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई, तो इलाहाबाद प्रशस्ति की जो रचना है साथियों वो किसके द्वारा की गई थी, समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। अच्छा, बात की जाए समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, गुप्त वंश के वो राजा जो संगीत प्रेमी थे तो वो समुद्रगुप्त थे। ये संगीत प्रेमी थे और ऐसा अनुमान इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए चित्रों में अंकित किया गया है। ये प्रश्न परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है कि गुप्त वंश की वो राजा जिनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो उनका नाम क्या है,
तो क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त है। भैया क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो वीणा बजाते हुए सिक्कों पर गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, जिनको वी एस स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था। एक एक क्वेश्चन याद रखोगे तो चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगर चीज़ों को भूल जाओगे तो फिर टीजीटी कमीशन ऐसे निकलने वाला नहीं है। समुद्रगुप्त के ठीक बाद अब रामगुप्त आता है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बनता है, परंतु ये अयोग्य शासक था, मतलब कि उतने योग्य नहीं था, इसीलिए ये कम समय तक रहता है। इसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे जरूर उठाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए उसके बाद अगला शासक रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया। गुप्त वंश के वो राजा जिसके द्वारा मालवा व गुजरात के शक राजाओं को हराया जाता है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और इसने शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की। पहले महाराजा की उपाधि किसने? श्रीगुप्त ने। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी ली थी? आपकी महाराजा धीराज की ली थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मिलाने को भी आ सकता है। आपको एक एक बात याद होनी चाहिए। अगर चीज़ें क्लियर हो रही है, यूथ अध्ययन एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर डिटेल्ड स्टडी यहाँ पर एसपी टीजीटी कमीशन के लिए हर एक सब्जेक्ट की करवाई जा रही है। और मैं कोशिश करूँगा कल से कि मेरी जो क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज है उसको भी मैं मॉर्निंग में हर दिन जो है आपके बीच अब लाता रहूं, क्योंकि उसके 72 73 पार्ट आ चुके हैं। तो अगला पार्ट बहुत जल्द आपके बीच कल सुबह भी आ सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी आपके बीच बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, चाहे करंट अफेयर है, अब हिंदी भी लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कमीशन में हर एक सब्जेक्ट को हमारा मकसद कवर करने रहेगा। पहले मैं सूत में सबको लाना चाहता था, अब सूत में सारे आ गए हैं, सबको पता चल गया है कि इस चैनल पे डेली डेली वीडियोज आती है। अब कोशिश करूंगा कि हर अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो आपके बीच लाता रहूं। अच्छा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक सर चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अच्छा, बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। तो सीधा क्वेश्चन कि गुप्त वंश के पहले राजा जिसने चांदी के सिक्के चलवाए, तो वो कौन थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, बात करें ये गुप्त वंश का, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली लोह स्तंभ, देखिए मेहरौली लोह स्तंभ से ज्ञात होता है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मेहरौली लोह स्तंभ है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि मेहरौली लोह स्तंभ किससे संबंधित है, तो मेहरौली लोह स्तंभ आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त वंश के वो राजा ऐसा बोला जाता है इनके मेहरौली स्तंभ में कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो इसका जो बंगाल पर जो इसने क्या की थी, विजय की थी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री, देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चा क्वेश्चन हिमाचल लेवल में हो गया है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान कौन आया था भाई, याद रखना है। फाहियान जो है वो कहाँ पे आया था? भारत आया था, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये हमने राजा पढ़े किसके? गुप्त वंश। अब जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न, जैसे आपने अकबर के दरबार में 9 रत्न पढ़े, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अकबर की नवरत्न सब याद करके जाते हैं, लेकिन अगर आपने चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर इनको देख लीजिए, साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ अध्ययन के चैनल पे जो वीडियो आपको देखने को मिल रही है ना, वो बहुत बेहतर वीडियो है। अच्छा, बात करें धन्वंतरी, धन्वंतरी जो है वो एक इनके नवरत्नों में आते थे। ये कौन थे? इनके आयुर्वेद के ज्ञानी थे। अच्छा, शपनक, शपनक की बात करें, विद्वान थे और नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे, नीतियाँ बनाते थे, उससे परिपूर्ण थे। अच्छा, शंकु, शंकु भी इनके नवरत्नों में आते थे, इनका काम था ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। घट खरफर, घट खरफर क्या थे? कवि थे। अच्छा, वर रुचि, वर रुचि व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह जो है वो कौशाकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। बारामीर जो है वो खगोल वैज्ञानिक थे। और कालिदास जो है वो संस्कृत के महाकवि थे। इस बात को आपने याद रखना है। तो कालिदास बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नवरत्न याद रखना है। धन्वंतरी, शपनक, शंकु, बेताल भट्ट, घट खबर, वर रुचि, अमर सिंह, वारामीर, कालिदास, ये 9 रत्न थे किसके? आपके किसके दरबार में? ये आपके जो दरबार था वो किसका दरबार था? तो याद रखना ये किसके दरबार में थे? ये थे आपकी चंद्रगुप्त
प्रथम के दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबार में। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यार इतना आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में आपको इजी टू मॉडरेट अगर पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन आपको, ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकती है कि गुप्त वंश के किस राजा के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो भाई और बहनों स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। अच्छा, कुमारगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना और इसके बाद गुप्त वंश कई छोटे छोटे जो शासक हुए, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो क्या टूट गए थे। अच्छा, अगर बात करें, यहाँ से आगे बात करते, बहुत डिटेल से बात करने वाले एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से हमें पता चलता है कि भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। तो एक एरन अभिलेख है, इसी एरन अभिलेख से हमें गुप्त वंश के एक राजा भानुगुप्त के शासनकाल की जानकारी मिलती है और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, किस वंश का है? तो एरन अभिलेख, जिसके बारे में हमें गुप्त वंश के एक राजा भानुगुप्त के बारे में पता चलता है और सती प्रथा के बारे में भी हमें क्या चलता है, एरन अभिलेख से ही पता चलता है। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। देखिए अंतिम साम्राज्य, आपको अंतिम राजा आपको गुप्त वंश का याद रखना है, कौन है? विष्णुगुप्त है। और इसके बाद वो धीरे धीरे जो है गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन होने लगा। अब जब पतन हुआ तो इसके बाद हम गुप्त वंश की कुछ रचनाओं की बात करते। देखिए गुप्त काल के दौरान बहुत सारे कवि हुए और बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाओं को रचा, जैसे कि कालिदास। भाई कालिदास की रचनाएं मैं आज ही यहाँ से क्लियर कराने वाला हूँ। तो मित्रों अगर बात करें कालिदास की, तो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविका अग्निमित्रम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है और ऋतुसंहार है। तो याद रखना है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम, ये किसकी है? कालिदास की है। इसके अलावा आपकी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त है। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त किसकी रचनाएं हैं और इसके लेखक कौन है? विशाखा दत्त है और इसके बारे में भी हमें ये गुप्त वंश की जानकारी देते हैं। इसके अलावा मृच्छकटिकम बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्र की है, ये भी गुप्त वंश की ही है। गुप्तकालीन रचनाएं हैं। आपकी अमरकोश अमर सिंह की है। नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है। कामसूत्र वात्सायन की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है और नीतिसार आपकी कामंदक की है। देखिए आपको हर एक याद रखनी है, कालिदास की याद रखनी है, आपको मुद्रा विशाखा दत्त की याद रखनी है, आपको इन सभी कवियों की याद रखनी है। एक एक मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। ये जानकारी आपको हर कोई देने वाला नहीं है, इसलिए आप इन जानकारी को बिल्कुल एकत्रित करके अपने पास रख। इसके बाद कुछ गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। अगर गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये किस काल का है? ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ये गुप्त काल का मंदिर है। आपका तिगवा का विष्णु नारायण मंदिर, तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, एक तिगवा जगह है, तिगवा जगह जो है ये मध्य प्रदेश जबलपुर में है। ये तिगवा का जो है ये भी आपका गुप्त काल का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके एरन का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है, ये सागर नामक जगह पड़ती है। अच्छा, भूमरा का शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना में है। देखो ये सारी की सारी एनसीईआरटी में दी गई थी, इसलिए मैं आप तक लाया हूँ। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, ये कानपुर में है और नागोद का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में है। तो देखिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुश्किल चीज़ों को आसान बना, टीचर का काम होता है मुश्किल चीज़ें बच्चों तक ले जाना, और जो स्टूडेंट होता है उनका काम होता है मुश्किल चीज़ों को पढ़ के आसान बनाना। टीचर उनको बना के देता है, क्योंकि किताबों में पता नहीं चलता। आप किताबें उठाओगे, एनसीईआरटी की भी उठाओगे, महेश कुमार बर्नवाल उठा लो, चाहे कोई और उठा लो, पता नहीं चलता है, उसमें थोड़ी सी भाषा ऐसी दी होती है। अब हमने यहाँ पे मैंने हाथ से नोट्स बनाए हैं, यूट्यूब पे हाथ से नोट्स बनाना, देखिए हाथ से नोट्स तो कोई भी बना लेगा, लेकिन इतने डिटेल में कोई नोट्स आपको बना के नहीं दे सकता। इसीलिए ऐसे नोट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो बेहतर नोट्स मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ।
तो आप इन नोट्स को जरूर पढ़िएगा। अच्छा, गुप्त वंश के समाज और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, इनका जो समाज था तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4 वर्गों में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गुप्त वंश का जो समाज था वो एक वर्गों में बैठा था। ये 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अगर बात करें गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण, ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये अब हमको बिल्कुल समझ आ गया। अगर बात करें गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की, तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और भू राजस्व ही राजस्व का आय का मुख्य साधन होता था। और ये भू राजस्व जो है वो कुल आय का 1/6 होता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और भू राजस्व ही आय का जो 1/6 हिस्सा होता था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कुछ कर यहाँ पे जो लिए जाते थे, बिष्टी जो है गुप्त साम्राज्य के समय एक कर होता था, गुप्त शासन के समय। तो बिष्टी जो होता था वो एक बेगार या निःशुल्क श्रम था, मतलब कि फ्री में यहाँ पे काम करवाया जाता था। बलि, गुप्त काल में धार्मिक कर बलि के रूप में दिया जाता था। वात भूत, तो वात भूत वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा किया गया एक कर होता था। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल के समय वायु और पानी के देवताओं के पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर कौन सा था? वात भूत। और मैं तो चाहूँगा कि अन्य एकेडमीज वाले भी इन चीज़ों को अपने बच्चों तक ले जाएं। यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेकिन हमारी क्लासेस में से अंदर वाली स्टडी होने वाली है। इतने से बोलते हैं ना कि कमीशन में कंपटीशन है, और कंपटीशन कौन से क्वेश्चन बनाएंगे वो आपको हमारी वीडियो लेक्चर हम ऐसा पढ़ाते हैं। ये तो सिर्फ एक डेमो है, बोलते हैं ना कि पिक्चर जो है वो अभी बाकी है, और पिक्चर जो हमारी क्लासेस में आपको बहुत बेहतर तरीके से एक एक टीचर बहुत दूर दूर और बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों से मेरे पास ऐसे टीचर है जो कोचिंग लेके आए हैं। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, एक से एक टीचर आपके लिए हर हिमाचल के हर एक कोने से इकट्ठे किए गए। चाहे बिलासपुर से मेरे पास टीचर है, चाहे वो आपकी दिल्ली से है, चाहे बिहार से है, बिहार से भी मेरे पास टीचर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच को यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप आपको जीके के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन अन्य सब्जेक्ट आप ये ना सोचें कि अकेले ही मैं बैचेज में सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे आपको अलग अलग टीचर पढ़ाने वाले, तो आप ज़रूर एक बार 1 महीना ज़रूर इस बैच को देखिएगा, आपको बहुत मज़े आने वाला है। और 499 रुपये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है आज की डेट में। तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे इतना ही पे कर सकते हैं, वो ज़्यादा नहीं दे सकते। 500 तक तो कोई भी पे कर सकता है, लेकिन जब बात आती है 2000 3000 की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आप बहुत गरीब हो, इतना भी नहीं दे पाते, और मुझे लगता है कि हाँ सच में आप हो, तो मैं आपको फ्री पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। इसके अलावा प्रणय कर होता था, जो कि ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर था। चारासन एक चरागाहों पर एक शुल्क था गुप्तवंश के समय। चाटन, लुटेरे द्वारा उत्पीड़न की मुक्ति का कर था चाटन, कि अगर किसी को लुटेरा जो है लूट लेता था तो उसको छुड़ाने के लिए चाटन देना पड़ता था। दशपराध, तो 10 प्रकार के अपराधों का किया गया जुर्माने को गुप्त काल में दशपराध कहते थे। दूसरा था हलदंड, जो कि हल पर लगाए जाने वाला कर होता था। कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ अन्य तथ्य होते थे उसमें गुप्तकाल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता था, और गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है। और इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश की होती थी, और देश का सर्वोच्च जो राजा स्थान होता था वो राजा का होता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव या ग्रामीण के अधीन होती थी, और गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को एक नाम दिनार दिया जाता था। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।